पॉलिटिकल शो में मैं आगे बढ़ूंगी। बात जरा उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई में इस बार सवाल बार बार यह पूछा जा रहा है कि साहब ऊर्जा के साथ जमीन पर बीएसपी नजर क्यों नहीं आती? क्या मायावती ने भीतर खाने किसी तरीके की कोई सेटिंग सत्ताधारी पार्टी से कर ली है, मतलब बीजेपी के साथ? क्या गठबंधन बिना औपचारिक तौर पर किए कोई साठगांठ करके बीएसपी इस बार चुनाव मैदान में है? क्या इंडिया गठबंधन जो पूरे विपक्ष को एक साथ आने की अपील के साथ बना, उससे मायावती ने दूरी बनाई? इसको लेकर भी मायावती पर सवाल खड़े हुए। अब मायावती तो मीडिया के सामने नहीं आई हैं, लेकिन मायावती के भतीजे हैं, बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और एक तरीके से बीएसपी की सियासत में इन्हीं को मायावती का उत्तराधिकारी भी माना जा रहा है। नाम है आकाश आनंद। उन्हीं से एबीपी न्यूज संवाददाता ने की है खास बातचीत, जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव पूरे इस समय हम कह सकते हैं अपने चरम पर है, लोकसभा का चुनाव, और एक चेहरा है जिसे हम लगातार नोटिस कर रहे हैं और उस चेहरे की कई भी बातें देश भर में नोटिस की जा रही हैं। हमारे साथ इससे मौजूद हैं बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बहन जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद। आकाश आनंद से बात करने का जो सबसे बड़ा प्रयोजन है वो ये है कि इस समय ये जहां भी जा रहे हैं, जो बातें भी कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है कि बीएसपी से कुछ ऐसी बातें अब सामने आ रही हैं जिस पर कि विमर्श हो रहा है, जिस पर कि राजनीतिक बहस हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि बीएसपी जिस तरह से एग्रेसिव है आकाश आनंद की अगुवाई में, वो एक ऐसे अध्याय का सूत्रपात है जिसने जो बीएसपी को जानने वाले हैं उनके अंदर बहुत ही कौतूहल पैदा किया है। आकाश, स्वागत है एबीपी न्यूज पर। और मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि आपको जिस तरह से मैं अभी यूपी से ही आ रहा हूँ और आपके क्लिप मेरे पास रोज आते हैं, आप गए और आपने वहाँ पर भाषण दिया, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि ये जो एग्रेसिव स्टैंड, मैं एग्रेसिव शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ, आक्रामक जो मैं देख रहा हूँ, आपकी जो शैली है, तो आपके जहन में क्या है? मतलब क्या सोच करके आप इस लोकसभा चुनाव के रण में आप कूदे हैं? जहन में पहला ख्वाब क्या है आपके? पहली बात तो जो आक्रामक या एंग्री टोन भाषण की है, वो मुद्दे जो हम रख रहे हैं सामने, वो हमारे सभी युवा साथियों से रिलेटेड हैं, वो हमारे समाज से रिलेटेड हैं, और मैंने नहीं देखा कहीं पे भी कोई और समाज के कोई और पॉलिटिकल पार्टी उस मुद्दों को उठाते हुए। हम पॉइंट्स तो बड़े उससे लिखते हैं कि सादगी से समझाने की कोशिश करेंगे, बट जब उस पर हम अध्ययन करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं अपने भाषण में, तो वो एग्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि वो बुरा तो लगता ही है अपने समाज के लिए जब वो हम देखते हैं कि पेपर हमारे बच्चे लोग तैयार करके जाते हैं और उन्हें बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। सरकार को भी बहाना मिल जाता है कि भाई जब पेपर लीक हो गया तो हम नौकरी कहाँ से दें। अब एक तरफ पेट भरने के लिए रोटी नहीं है, दूसरी तरफ रोजगार के लिए मतलब मौके नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से फिर ऐसी खबर आएगी कि पेपर लीक हो गया, तो गुस्सा तो किसी को भी आएगा। और आपका गुस्सा चौतरफा जा रहा है, आप किसी पार्टी को बख्श नहीं रहे हैं। आपने गुजरात मॉडल पे सवाल खड़े कर दिए, आपने पेपर लीक का सवाल खड़ा किया, आपने अखिलेश यादव को भी नहीं बख्शा है जितना मैं सुन रहा हूं, और नगीना के प्रत्याशी को भी आपने निशाने पर लिया हुआ है। मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं पूछूं कि अखिलेश यादव, चूंकि यूपी में ये कहा जा रहा है कि मेन अपोजिशन अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव का जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस के साथ में, आकाश आनंद कहाँ पाते हैं अपने आप को? ये जो लड़ाई यूपी में चल रही है, बीएसपी बनाम अखिलेश और कांग्रेस एक साथ, इस समय इसके बीच में बीएसपी कहाँ है, आकाश आनंद कहाँ है? देखिए, बीएसपी मेन ऑपोजिशन पार्टी है। मेन अपोजिशन पार्टी जी। रीज़न बीइंग कि अगर आप हमारे प्रत्याशियों की लिस्ट देखें, जहाँ जहाँ हमने अपने प्रत्याशी खड़े करे हैं, हम सीधा टक्कर बीजेपी से ले रहे हैं। बनस्पत अगर आप समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की लिस्ट देखेंगे तो उनके प्रत्याशी ऐसे आ रहे हैं जिसमें हमारा वोट कटेगा और बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। एक मिनट यहाँ रुकना चाहूंगा, आपने एक बड़ी बात कही। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की फील्डिंग ऐसी है कि वो बीजेपी को मदद करे? हाँ जी, अब फैक्ट आपके सामने है। आप प्रत्याशियों की लिस्ट देखिए, प्रत्याशियों का बायकास्ट कास्ट कम्युनिकेशन वो देखिए, कॉम्बिनेशन देखिए, तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली ग्राउंड पे हो क्या रहा है। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, लोग बोल रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं। एक्चुअली में तो बी टीम का टैग उनको मिलना चाहिए। और ये बी टीम वाली आपने बात जो कही आकाश, ये आरोप सबसे अधिक वो आप पे लगाते हैं
बीएसपी पे लगाते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आप तो पूरे इस नैरेटिव को ही रिवर्स कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो लोग बी टीम हैं। बिल्कुल वही बी टीम है। देखिए, हम जो मुद्दे उठा रहे हैं क्या कोई और उठा रहा है? भाई समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार चला चुकी है, माननीय अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बट उनके पास कोई काम है गिनवाने को पिछले 5 साल में जो उन्होंने करे हों? वो तो आकाश को काम गिनवाते हैं, वो अपना एक्सप्रेसवे गिनवाते हैं, वो इसके अलावा जो स्टेडियम है, मेट्रो है, उनको तो जब भी बात करते हैं पूरी लिस्ट गिनाते हैं, कहते हैं योगी सरकार ने कुछ नहीं किया, मैं इतना करके गया। तो उनसे कभी पूछे कि जिसको वो गिनवा रहे हैं कि वो उन्होंने मेट्रो का किया, स्टेडियम किया, एक्सप्रेसवे किया, ब्लूप्रिंट किसने दिया था? किसने दिया था ब्लूप्रिंट उनको? उन्होंने अपने आप से क्या किया है? उनका कंट्रीब्यूशन क्या है यूपी की डेवलपमेंट में? सिवाय गुंडा फसाद के अलावा उनके पास है क्या? सबसे ज़्यादा फेमस तो वो हमारी बहन जी की मूर्ति तोड़ने के लिए हैं। बहन जी की मूर्ति तोड़ने के लिए, और नहीं तो क्या। उनके ऊपर सवाल उठे थे, तब भी आप लोगों की रिपोर्ट थी, आप लोगों ने ही पकड़ा था उस आदमी को जो अखिलेश जी के पीछे खड़ा था, उसी ने तोड़ा था। तो ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। गुंडा फसाद शब्द का आपने इस्तेमाल किया अभी, जब मैंने समाजवादी पार्टी की बात कही जी। ये जो एक शब्द का आपने इस्तेमाल किया है आकाश, ये क्या साबित करना चाहते हैं? क्योंकि वो ये कहते हैं कि बीजेपी के जो बाहुबली हैं वो नाम गिनाते हैं उन सबका, वो राजा भैया का नाम गिनाते हैं, धनंजय सिंह, ये सब उनके, तो वो कहते हैं कि आप जिन पे कार्रवाई कर रही है बीजेपी सरकार, योगी सरकार, अतीक पर, मुख्तार पर, वो तो एक है, लेकिन जो इनके बाहुबली हैं उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। और आपने एक नया कॉइन कर दिया कि समाजवादी पार्टी में गुंडा और फसाद। ये मैंने कॉइन नहीं किया है, ये पिछले 15 से 20 साल का हिस्ट्री है ये समाजवादी पार्टी का, कि गुंडा फसाद, जंगल राज, ये सब उनके समय के लाइंस हैं। हमने अपनी तरफ से कुछ नया नहीं दिया है इस चीज़ को। मैं तो आप लोगों के बताए हुए शब्दों को दोहरा रहा हूँ। आप लोगों ने रिपोर्टिंग करी है इन मुद्दों पर। जब इनका राज चलता था, जब ये सत्ता में थे, तो किस तरीके से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल था, ये तो आप लोगों की रिपोर्टिंग के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। इट वॉज हॉरेबल। बच्चियों को आज अखिलेश यादव जी की सरकार छोड़िए, योगी जी की सरकार को देख लीजिए, उनके ही ऑर्डर निकलते हैं। शाम को 8 बजे के बाद बच्चियां प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में कॉलेज वो नहीं ले सकती, क्लासेस नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? आप तो एक तरफ बहुत बड़ा वो बोलते हैं कि जी हमारी लॉ एंड ऑर्डर एकदम बहुत एकदम तंदुरुस्त और चुस्त है, तो फिर आपको ऐसे ऑर्डर पास करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? सवाल करना पड़ता है, सवाल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? डेमोक्रेसी है भाई, वी हैव ऑल द राइट टू आस्क। पर आकाश ये बताइए, सवाल आप अखिलेश यादव से भी कर रहे हैं, सवाल आप योगी सरकार से भी कर रहे हैं, सवाल आप गुजरात मॉडल पे भी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपके सवाल बहुआयामी हैं, उनके आयाम एक नहीं है, चारों ओर है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, और ये पॉलिटिकल सवाल है कि आकाश आनंद का की लड़ाई किससे है? वो बीजेपी से लड़ रहे हैं या सपा से लड़ रहे हैं? हर लड़ाई में, पॉलिटिकल लड़ाई में आप भी जानते हैं कि एक होता है मेन राइवल, तो आपका मेन राइवल कौन है? देखिए, पहले तो ये आकाश आनंद की लड़ाई नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई है, बहन जी की लड़ाई है, बहन जी का संघर्ष है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं उनके साथ चलकर। जिस तरीके से उन्होंने युवा को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है, तो उस पे हम कोशिश कर रहे हैं खड़े होकर आगे बात बढ़ाने की। और रही बात कि हमारा मेन ऑपोजिशन क्या है, हमारे लिए ऑपोजिशन का कोई मैटर नहीं है। हम ना बीजेपी से लड़ रहे हैं, ना हम समाजवादी या कांग्रेस से लड़ रहे हैं। हम मुद्दों को लेके समाज के बीच में खड़े हो रहे हैं कि भाई अगर रोजगार की दिक्कत, रोजगार का मुद्दा है, तो उस पर हम सवाल कर रहे हैं। रोजगार का मुद्दा हर सरकार में रहा है, चाहे वो केंद्र की भाजपा सरकार रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, तो हम तो मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आकाश, आप जब भी कोई सवाल उठाते हैं या कोई भी आप लड़ाई लड़ते हैं, तो एक ड्रीम होता है, और मैं बड़ा ही इस ड्रीम को मैं साहित्य की ओर नहीं ले जाऊंगा, मैं एकदम खांटी पॉलिटिकल लेके आऊंगा कि क्या आपके जहन में ये बात है क्या? चूंकि बीएसपी में बहुत सारे लोग ये मांग करते हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बने, जो आकाश आनंद जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उसके ड्रीम में ये है? सबका ड्रीम यही है कि हम भारत की पहली दलित नेता को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, बहुजन समाज पार्टी करेगी, और वो बहन जी होंगी। बहन जी, बिल्कुल, भारत की पहली दलित प्रधानमंत्री बहन जी होंगी। ये मैं अभी चूंकि आकाश आनंद का इंटरव्यू ले रहा हूं, तो मैं ये पूछ सकता हूं कि आप इस ड्रीम पे आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, हम सब, पूरा समाज, मैं अकेला नहीं, हमारा पूरा समाज उसके लिए लड़ रहा है।
और बहन जी ने, हम इसलिए नहीं बोल रहे कि बहुजन समाज पार्टी की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसलिए, बट उन्होंने एक काम करके दिखाया है, उन्होंने अपने समाज के लिए इतना संघर्ष किया है। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ बहन जी के गवर्नेंस मॉडल की आप बहुत चर्चा करते हैं, बिल्कुल। आप लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा करते हैं, आप उस दौरान का काम गिनाते हैं, और अभी आपने मुझसे इंटरव्यू में बड़ी बात कही कि अखिलेश यादव ने जो किया वो ब्लूप्रिंट बहन जी के समय का था। मुझे एक बात और बताइए कि आपने जब ये कहा कि आप ये चाहते हैं कि देश की पहली दलित प्रधानमंत्री बहन जी बने, जी, इंडिया गठबंधन बना, आकाश, बहुत चर्चा हुई कि बहन जी भी उसका हिस्सा होंगी, कांग्रेस की ओर से कुछ नेताओं ने कहा कि उनका स्वागत है। अब ये बताइए कि प्रधानमंत्री का सपना बहन जी का जो आप जिक्र कर रहे हो, इंडिया गठबंधन में हमारा सपना है कि बहन जी को, आपका सपना है प्रधानमंत्री डन। तो अब उस सपने को जब अमली जमा पहनाने की बात होती है, प्रैक्टिकल नोट पे जब हम बात करते हैं, तो एक बड़ा गठबंधन बना देश में, इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ, बहन जी उसका हिस्सा नहीं हुई। ये बहन जी की इच्छा थी वो नहीं हुई, या उन लोगों ने इसको लेकर के कुछ पहल नहीं की, ये हुआ क्या? देखिए, इंडिया अलायंस को लेकर बहन जी ने पहले ही स्पष्ट किया था अभी इंडिया अलायंस कह रहे हैं। हाँ जी, इंडिया अलायंस ही है। इट इज नॉट इंडिया अलायंस। इट इज नॉट इंडिया अलायंस। हाउ कैन इट बी एन इंडिया अलायंस? इट इज एन इंडिया अलायंस। क्या फर्क है दोनों में? आप इंडिया अलायंस क्यों नहीं कह रहे हैं इसको? इंडिया अलायंस क्यों कहेंगे उस चीज के लिए? आप ये बताइए ना कि अगर कांग्रेस पार्टी का यूपी में कितना % वोट है, कितना % वोट है? जब आप देश के सबसे बड़े प्रदेश में आपका सिर्फ 2% से नीचे का वोट शेयर है, तो आप कैसे इंडिया की बात कर सकते हैं? नहीं आप ये कह रहे हैं कि पूरे देश में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हम तो उसको इंडिया अलायंस ही बोलेंगे ना। रही बात कि हम उसका हिस्सा क्यों नहीं है, बहन जी ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ये हम जो लड़ाई है अकेले लड़ेंगे, बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पे अकेले लड़ेगी। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके लिए बहन जी ने कभी कोई कमेंट नहीं था। उन्होंने हमेशा से कहा है कि रिजल्ट आने के बाद जिसका हमें इस्तेमाल करना पड़े हम उसका इस्तेमाल करके सत्ता की चाबी लेने का काम करेंगे। ठीक है, ये आपने क्लियर कर दिया। मेरा एक सवाल और इस बात को लेकर के है कि आप जिस तरह से जी आप अटैक कर रहे हैं, और मैंने जो शुरू में कहा कि आप चौतरफा अटैक कर रहे हैं, जो जिस तरह से राजनीति में ब्रह्मोस मिसाइल अटैक करती है, आपने किसी को बख्शा नहीं है। गुजरात मॉडल पे भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। भविष्य में कभी आपके जहन में ये नहीं कि अगर मुझे कहीं पर कोई एलाई करना पड़ा, तो आपने तो सबको निशाने पर लिया हुआ है, ये एक सवाल आपके जहन में आता है क्या? देखिए, अलायंस में अगर अलायंस होता है सत्ता को पाने के लिए, अपने लोगों की मदद करने के लिए, अपने लोगों की सेवा करने के लिए, उसमें हमें नहीं लगता कि क्या मॉडल नहीं है। उसमें हम कंट्रोल में बैठेंगे, बहुजन समाज पार्टी कंट्रोल में रहेगी, बहन जी कंट्रोल में रहेंगी, और बहन जी अपने हिसाब से सरकार चलाएंगी, अपनी शर्तों पे सरकार चलाएंगी, अपनी शर्तों पे अलायंस करेंगे। तो वो सीटें लाएं या ना लाएं, या वो किस टाइप का पॉलिटिक्स करते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है। मेरा एक सवाल आपसे और भी है कि एक आपने जो मैं आपका नगीना का भाषण सुन रहा था जी, और वो भाषण जो है बहुत ही चर्चा का विषय बना जी। आपने एक बड़ी बात कही, आपने नाम लिए बगैर कहा जी। आकाश आनंद नाम नहीं लेते हैं, बड़ा ही पॉलिटिकली मैच्योर उनका एक कदम दिखता है कि नाम लिए बगैर जो कहते हैं समझ में आ जाता है किसके लिए कह रहे हैं। आपने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बाकायदा अपने साथ के युवाओं को फंसा देते हैं जी और निकल जाते, इनसे सावधान रहना। बिल्कुल। ये क्या है, किसके लिए है? देखिए, ये हर एक उस शख्स के लिए है जो बहुजन समाज के लोगों को भटकाने का काम कर रहा है, जो बहुजन समाज पार्टी का वोट काटने का काम कर रहा है। रही बात जिस तरीके से लोग आंदोलन की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी का तरीका हमेशा से संगठित और शिक्षित, संगठित और फिर संघर्ष रहा है। हम बिना सड़क पे उतरे, लड़ाई झगड़ा किए, अपनी बात को सरकार से मनाने का काम करते आए हैं, चाहे वो मान्यवर साहब के समय में रहा हो, चाहे वो बहन जी के समय में रहा हो। और जैसे कि आप जानते हैं, अभी भी आगे भी हम उसी रास्ते को अपनाने की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ आकाश आपसे कि चंद्रशेखर आज़ाद यही कह रहे हैं कि वो राजनीति में जो दलित हैं, पिछड़े अल्पसंख्यक, उनको वो रिप्रेजेंटेशन दिलाने का काम कर रहे हैं, और ये भी कहते हैं बहन जी का आशीर्वाद है उन पर। बहन जी का आशीर्वाद है? आज तक कौन सी स्टेटमेंट है जिसमें बहन जी का आशीर्वाद है? आप ये बता दीजिए ना। ऐसे तो मैं बोल दूं कल मोदी जी का आशीर्वाद है, या योगी जी का आशीर्वाद है, या अखिलेश जी का आशीर्वाद है। ये थोड़ी ना होता कि आशीर्वाद है। हरकतें देखिए ना कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड काम क्या हो रहा है। भाई, आप गए थे इंडिया अलायंस में पार्टनर बनने, आप
सबके पीछे सबके दरवाजे खटखटाते रहे, हमें 1 सीट दे दीजिए, हमें 2 सीट दे दीजिए। जब विधानसभा का इलेक्शन हो रहा था तब आप गए थे कि 2 सीट दे दीजिए समाजवादी पार्टी से मांगने। अरे भाई, बहुजन समाज पार्टी ने और बहुजन समाज ने हमेशा अपनी डंके की चोट पे इलेक्शन लड़ा है और अपनी डंके की चोट पर उन्होंने अलायंस किया है, अपनी शर्तों पे किया है। हम कभी भी, हमारा समाज कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। उन्होंने हमेशा अपने आप से काम किया है, अपनी शर्तों पे काम किया है। तो अगर कोई 2 सीटों के लिए जाके आंसू टपकाएगा या फिर कॉम्प्रोमाइज करने की बात करेगा, तो वो कैसे बहुजन समाज का रिप्रेजेंटेशन बात कर सकता है? आपने कहा कंप्रोमाइज, ये एक बड़ा बात हमने कहा। क्या चंद्रशेखर आजाद कंप्रोमाइज कैंडिडेट हैं? क्या वो कंप्रोमाइज हो चुके हैं, और अगर हो चुके हैं तो किसके जरिए, अगर आप क्लियर कर सकें इस बात को? देखिए, कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं या नहीं हो चुके, वो तो आप लोग ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इसमें मैं आप पे क्या, आप इस पॉइंट पे मैं क्या कमेंट करूं? हम वही बोल सकते हैं जो हम देख रहे हैं। हमें तो अपने समाज का देखना है। वो जो समाज को जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं वो सही नहीं है। हम उस चीज़ के फेवर में नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। ठीक है। 2 सवाल आपसे और मेरे रह गए हैं महत्वपूर्ण, और एक उसमें से महत्वपूर्ण सवाल है कि आपने एक बड़ी बात कही जो चर्चा में बाबरी मस्जिद को लेकर के जी, बहुत चर्चा में आपने कहा कि बाबरी मस्जिद भी तो बने। ये स्टैंड तो यहाँ कोई मैंने नहीं देखा पॉलिटिकली कि किसी ने ये स्टैंड लिया हो, आपने ये स्टैंड लिया, ये क्या, जरा ये एक्सप्लेन कीजिएगा। हमने स्टैंड नहीं लिया, बहन जी ने ये स्टैंड लिया था। हम तो उनके स्टैंड को आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहन जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और राम मंदिर का इनविटेशन की बात आई थी कि हमने तो बहुजन समाज पार्टी को भी इनविटेशन दिया है, तो बहन जी ने बड़े पोलाइटली उस चीज़ पे कहा था कि राम मंदिर बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, बट जब बाबरी मस्जिद भी बनेगा तब हमें अच्छा लगेगा कि हर समाज के, हर भारत के हर समाज को, हर रिलीजन को एक इक्विटेबल राइट्स तो मिल रहा ये है। खुशी की बात होगी आपके लिए कि बाबरी मस्जिद भी बने साथ साथ में। तो बहन जी ने कहा है कि और आप चूंकि इलेक्शन के दौर में आप कह रहे हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इलेक्शन हो या ना हो, सबके लिए, सब समाज के लिए लड़ना बहुजन समाज पार्टी का काम है। बीच में कई बार ये भी चर्चा हुई कि ओवैसी के साथ में कोई तालमेल हो सकता है बीएसपी का। भाई, किसी पे पॉलिटिकल अलायंस या नॉन अलायंस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, वो बहन जी डिसीजन लेती हैं। ठीक है। 2027 के चुनाव में क्या आकाश आनंद जी का कोई सपना है 2027 को लेकर के भी? बिल्कुल है। बहुजन समाज पार्टी को फुल मेजॉरिटी से उत्तर प्रदेश में सरकार में लाना। 2007 के बाद 2027 सीधा वो जी। पुरानी हिंदी फिल्म में 20 साल बाद 20 साल बाद नहीं, हम पिछले 20 साल से काफ़ी काम करते आए हैं और अब हमें लगता है कि 2027 में उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। 2027 में आपकी बीएसपी की सरकार बनेगी, ये आपको यकीन है? हम पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे 2027 में बहन जी को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। बहन जी को बिल्कुल मुख्यमंत्री यूपी की मुख्यमंत्री बनाने का काम, ये 2027 के लिए आपका मिशन है जी। आकाश आनंद का क्या रोल है? आप उत्तराधिकारी हैं बहन जी के, आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जी। इसके अलावा भी कुछ आपने सोचा है क्या? क्योंकि राजनीति में पद बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये भी कहा जाता है पद मिलेगा तो आप सेवा करेंगे, ये भी एक थ्योरी कहती है। ऐसा नहीं होता कि पद मिलेगा तो सेवा करेंगे। हम पार्टी में तब से काम कर रहे हैं, हमारे फादर तब से काम कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स। बहन जी ने भी ये बहुत बारी अपनी रैली और मीटिंग में मेंशन किया है कि उनके परिवार होने के नाते हम जिस तरह बहन जी ने अपनी पूरी जिंदगी इस मूवमेंट को त्याग करी है, उसी तरह फादर ने अपने पूरी लाइफ इस मूवमेंट में बैक एंड पे रह के, पीछे रह के बहन जी की मदद करके जो उनसे हुआ, जो उनसे मांग करी गई, उन्होंने वो काम किया। उसके लिए कोई पद नहीं है। एक आपसे आखिरी सवाल मैं ये ले लूं कि अल्पसंख्यकों को लेकर, अकलीतों को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के जो आप जिस तरह से बीएसपी ने उम्मीदवार खड़े किए हैं, आरोप ये लगता रहा है कि बीएसपी ऐसे उम्मीदवार खड़े करती है कि मुस्लिम वोट बट जाएं और बीजेपी, जैसे आजमगढ़ का एग्जाम्पल देते हैं वो हर बार कि आजमगढ़ में हार गया समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट क्योंकि बीएसपी ने मुस्लिम वोट बांट लिए थे। तो मुसलमानों को लेकर के क्या है आपकी स्ट्रेटजी, और क्या ये इस टैग का डर लगता है कि ये फिर आरोप लगेगा आप पर इस चुनाव में? बिल्कुल नहीं, हम उस टैग के साथ कभी लड़ते नहीं। हम तो अपने हिसाब से, बहन जी हमेशा बहुजन समाज को हित में रख के, उसके हित में रख के कैंडिडेट उतारती हैं। ये सोच के नहीं उतारती कि समाजवादी पार्टी का है या बीजेपी का है या कांग्रेस का नफा या नुकसान होगा। हमें अपने समाज के लोगों के लिए सोच के अपने कैंडिडेट। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि मुसलमान जो है उनको एक तरफा वोट मिला भी था 2022 के विधानसभा चुनाव में। देखिए, अगर एक तरफा वोट मिला तो तुम्हारा कैंडिडेट उतारे या ना उतारे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है?
ये तो आप जब रिजल्ट नहीं आया है तो आपको तो अपनी हार को जस्टिफाई करने के लिए दूसरों पे उंगली उठाने का आप काम उन्हें करना है। खैर ख्वाह मानते हैं मुसलमानों का, समाजवादी I'm पार्टी sorry, को? क्या? समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का खैर ख्वाह आप मानते हैं? ध्यान कहाँ देने से वाले? कैसे मान लें? वोट तो ले लिया, पर अब जब उनके मुद्दे के उठाने की बात आई है तो भाई साहब अब चुप्पी साधे हैं पिछले 2.5 साल से। उन्होंने कोई किसी भी मुद्दे पे कोई बात नहीं रखी, जबकि बहन जी हमेशा हर मुद्दे पे जब भी उन पे अत्याचार हुआ है तब उन्होंने उनकी बात उठाने का काम किया है। ये आप बेसिक फर्क देखते हैं दोनों चीज़ों में? मैं नहीं, सब देखते हैं। अच्छा, ठीक है। आकाश आनंद से हम बात कर रहे थे और आकाश आनंद से बात करना इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि आकाश आनंद बीएसपी की कुछ जो लकीरें हैं, कुछ नई लकीरें भी दिखाई पड़ रही हैं इस दौर में। चूंकि समय बदला है तो समय बदलने के साथ साथ में ये भी कहा जा रहा है कि बीएसपी बदली है और बीएसपी कुछ नए प्रयोग कर रही है। आकाश आनंद उन प्रयोगों को लेकर के सामने आए हैं, खोल करके इन्होंने बात कही है और इन पर निगाह रहेगी इस पूरे लोकसभा चुनाव में। चूंकि 2027 तक का इन्होंने टारगेट दे दिया है तो 27 तक रहेगी। जो बात इन्होंने कही है हम जमीन पर उसकी सच्चाइयां देखेंगे और इनसे हम आगे भी बात करेंगे। धन्यवाद।